हेलो फ्रेंड्स, सीडीपी के इस सेशन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन टॉपिक। तो चलिए कुछ पॉइंट्स जान लेते हैं अभिप्रेरणा के बारे में, फिर हम क्वेश्चंस को कैरी ऑन करेंगे। ठीक है, देखिए जो अभिप्रेरणा है उसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? मोटिवेशन कहते हैं। ठीक है, और यह मोटिवेशन शब्द जो है वो लैटिन भाषा के मोटम शब्द से लिया गया है। ठीक है, जिसका अर्थ क्या है? टू मूव। ठीक है, टू मूव यानी गति करना। ठीक है, देखिए अभिप्रेरणा क्या है? एक मानसिक प्रक्रिया या एक आंतरिक शक्ति है। ठीक है, जो अंदर से किसी व्यक्ति को कार्य करने के लिए सदैव अभिप्रेरित करती है यानी उत्साहित करती है। ठीक है, देखिए जो अभिप्रेरणा है उसके टाइप्स को हम देख लेते हैं। इंपॉर्टेंट है टाइप्स ऑफ मोटिवेशन। ठीक है, देखिए फर्स्ट टाइप्स है, दो प्रकार के अभिप्रेरणा है, दो प्रकार से दिए गए हैं, सकारात्मक या प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरण। ठीक है, सेकंड है नकारात्मक, कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा। ठीक है, देखिए जो फर्स्ट पॉइंट है आंतरिक अभिप्रेरणा, जिसे हम सकारात्मक भी कहते हैं, ये एक ऐसी अभिप्रेरणा है जो स्वयं से प्रेरित होती है। ठीक है, आंतरिक। ओके, सकारात्मक अभिप्रेरणा कहलाती है। इस प्रेरणा में बालक किसी कार्य को अपनी स्वयं या आंतरिक इच्छा से करता है। ठीक है, और सकारात्मक अभिप्रेरणा से किसी कार्य को करने पर संतोष मिलता है। ठीक है, व्यक्ति अपने सुख व आनंद की प्राप्ति के लिए इसे करता है। ठीक है, देखिए मोटे तौर पर कह सकते हैं कि स्वतः अभिरुचि से होता है आंतरिक अभिप्रेरणा। ठीक है, इसे प्राकृतिक या आंतरिक अभिप्रेरणा भी कहते हैं। सेकेंड है नकारात्मक, कृत्रिम या बाह्य अभिप्रेरणा। ऐसी अभिप्रेरणा कि बालक किसी कार्य को स्वयं की इच्छा से न करके किसी दूसरे की इच्छा से या बाह्य प्रभाव के कारण करता है। ठीक है, क्या कहलाता है वो? नकारात्मक अभिप्रेरणा। ठीक है, चलिए अभिप्रेरणा के सिद्धांत को समझ लेते हैं। अभिप्रेरणा का सिद्धांत इस बात की व्याख्या करता है कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को क्यों करता है। ठीक है, पॉइंट को नोट करिएगा, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है। अभिप्रेरणा के सिद्धांत में यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मोटिवेशन। अभिप्रेरणा के सिद्धांत की इस बात की व्याख्या करते हैं कि कोई व्यक्ति किसी व्यवहार को क्यों करता है। ठीक है, व्यवहार का जन्म किसी न किसी इच्छा, चाहत तथा आवश्यकता के फलस्वरूप ही होता है। ठीक है, अतः अभिप्रेरणात्मक चक्र की जो पहली मूल बात होती है वो व्यक्ति में किसी इच्छा की चाहत का जन्म देना होता है। ठीक है, तो चलिए कुछ टॉप पॉइंट्स हो गए हैं, आप समझ गए होंगे कि मोटिवेशन यानी अभिप्रेरणा को किस तरह से समझा जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में आपेक्षिक रूप से अधिकतम शक्ति किसकी है? ए है दैहिक प्रेरणाएं, बी है वैयक्तिक सामाजिक प्रेरणाएं, सी है मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं और डी है सामाजिक प्रेरणाएं। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? प्रेरणाओं के विभिन्न वर्गों में अपेक्षित रूप से अधिकतम शक्ति किसकी है? ऑप्शन नंबर ए दैहिक प्रेरणाएं। ठीक है, चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है कि प्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है वो किसकी व्याख्या करती है? अभी हमने पढ़ा जो मोटिवेशन है वो व्यवहार क्यों घटित होता है इसकी व्याख्या करती है। देखिए, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। जैविक यानी बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद को क्या कहते हैं? ए है समाजजन्य प्रेरक, बी है गौड़ या द्वितीयक अंतर्नोद, सी है प्राथमिक अंतर्नोद, डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देखिए यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? जो बायोलॉजिकल या शारीरिक आवश्यकताओं से उत्पन्न अंतर्नोद है उसको क्या कहते हैं? उसको प्राथमिक अंतर्नोद कहते हैं। ठीक है, प्राथमिक अंतर्नोद। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है आपके सामने, गोल्ड स्टीन ने निम्नलिखित में से किस प्रेरणा को मानव जीवन में शक्तिशाली माना है? ए ऑप्शन है आत्माभिव्यक्ति, बी ऑप्शन है आत्मसम्मान, सी ऑप्शन है सुरक्षा और डी ऑप्शन है यौन प्रवृत्ति। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? गोल्ड स्टीन ने किसको मानव जीवन की शक्तिशाली प्रेरणा माना है? आत्माभिव्यक्ति को। ठीक है, जो आत्मा से आए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन है, प्रेरणा किन में होती है? ए केवल मानवों में, बी केवल पशुओं में, सी केवल बालकों में, डी मानव और पशु दोनों में।
तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? केवल मानवों में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 6 क्वेश्चन है, प्रेरणाओं के निम्नलिखित वर्गों में न्यूनतम आपेक्षिक शक्ति किसकी है? ए है मनोवैज्ञानिक प्रेरणाएं, सेकेंड है दैहिक प्रेरणाएं, सी है व्यक्तिक सामाजिक प्रेरणाएं, डी है सामान्य सामाजिक प्रेरणाएं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? न्यूनतम अपेक्षिक शक्ति किसकी है? सामान्य सामाजिक प्रेरणाओं की। ठीक है, सबसे कम पूछ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रेरणा किसके बारे में भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करती है? चलिए बताइए। ए ऑप्शन है व्यक्ति की योग्यता के बारे में, बी ऑप्शन है व्यक्ति के स्वास्थ्य के बारे में, सी ऑप्शन है व्यक्ति की सहनशीलता के बारे में, और डी ऑप्शन है व्यवहार के बारे में। किस बारे में प्रेरणा जो है भविष्यवाणी करने में सहायता प्रदान करता है? तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा से आप व्यवहार को समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। प्रेरक कैसा कारक है? ए है आंतरिक, बी है शारीरिक, सी है बाह्य, और डी है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रेरक। ठीक है, जब अंदर से प्रेरणा उत्पन्न होती है तो उसको क्या कहते हैं? आंतरिक प्रेरणा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। शारीरिक आवश्यकता के कारण उत्पन्न शारीरिक स्थिति को क्या कहते हैं? ए लक्ष्य, बी अंतर्नोद, सी मूल प्रवृत्ति, डी आकांक्षा। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? शारीरिक आवश्यकता के कारण अंतर्नोद उत्पन्न होता है। ठीक है, यानी ड्राइव। देखिए यहाँ पर कुछ इसके वर्ड्स को समझ लीजिए। लक्ष्य में गोल, ठीक है, ये यहाँ पर गोल है। अंतर्नोद को ड्राइव कहते हैं। मूल प्रवृत्ति यानी इंस्टिंक्ट, और आकांक्षा यानी एस्पिरेशन। ठीक है, एस्पिरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ड्राइव। चलिए बी ऑप्शन राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 10th क्वेश्चन है, प्रेरणा का अनुमान किससे होता है? प्रेरणा का अनुमान ए है जीन्स से, बी है गुणसूत्र से, सी है व्यवहार से, और डी है प्राणी की वाणी से। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? प्रेरणा का अनुमान जो है अभी आपको मैंने बताया व्यवहार से होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 11th क्वेश्चन है, अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन जो है आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के स्रोत के प्रत्येक कारक, ठीक है, प्रत्येक कारक शामिल करता है। ठीक है, प्रत्येक कारक को शामिल करता है। किसका कथन है ये? ए जॉनसन का, बी है थॉमसन का, सी है लॉवेल का, और डी है मैकडॉनल्ड का। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? ये किसका पॉइंट है? अभिप्रेरणा आरंभ से लेकर अंत तक मानव व्यवहार के स्रोत के प्रत्येक कारक को यहाँ पर को, ठीक है, प्रत्येक कारक को शामिल करता है। किसका कथन है ये है थॉमसन का कथन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 12th क्वेश्चन है, कौन अभिप्रेरणाओं की मापन विधि नहीं है? ए है अवरोध विधि, बी है विपरीत विधि, सी है चयन विधि, और डी है क्रिया स्तर मापन विधि। ठीक है, तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? जो अभिप्रेरणाओं की मापन विधि है, ठीक है, उसमें जो है विपरीत विधि जो है इसकी विधि नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 13th क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सामाजिक अभिप्रेरकों का मापन नहीं है? तो यहाँ पर क्या हो जाएगा राइट आंसर? ए ऑप्शन क्या दिया है? वाचक सूचियाँ, बी ऑप्शन है प्रेक्षक विधियाँ, सी ऑप्शन है परिस्थिति परक परीक्षण, डी ऑप्शन है चयन विधि। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? नहीं है पूछा है। ठीक है, तो सामाजिक अभिप्रेरक कौन सा नहीं है? चयन विधि जो है वो सामाजिक अभिप्रेरक में नहीं आता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। 14th क्वेश्चन है, सहजात प्रेरक के अंतर्गत निम्न में से कौन समाहित नहीं है? ए है भूख, बी है प्यास, सी है आदत, और डी है निद्रा। तो कौन समाहित नहीं है सहजात प्रेरक में? आदत। ठीक है, आदत समाहित नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कौन अर्जित अभिप्रेरक है?
ए है अभिरुचि, बी है प्यास, सी है भूख, डी है नींद। तो अर्जित अभिप्रेरक कौन है? यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? अभिरुचि। ठीक है, चलिए तो इसी के साथ सेशन को समाप्त करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।